अस्सलाम वालेकुम। सी एस 619 की फर्स्ट असाइनमेंट है एस आर एस। इसके ऊपर मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि 2019 के अंदर जब मेरा अपना प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, कंटिन्यू था, तब काफ़ी बच्चों ने कहा था कि सर आप अपनी एस आर एस जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्योंकि एक सैंपल उठाया था, वहाँ से समझा रहा था उन्हें और पढ़ा रहा था। तो अब चूंकि डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए मैं अपनी एसआरएस बच्चों के साथ कमेंट वाली शेयर करूंगा। और साथ में इसमें जो चेंजेस किए हैं, जो मैंने बाद में चेंजेस जो सर ने मुझे कहा था कि करके दें, तो वो मैं अपनी पावर पॉइंट वाली स्लाइड्स भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो आज ऐसा मेरा प्रोजेक्ट था ऑनलाइन जिम मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद क्या है कि एसआरएस होता क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं। इसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद सेकंड असाइनमेंट आती है डिजाइन डॉक्यूमेंट। जो आप लिखते हैं उसी सारे का आपको डिजाइन की फॉर्म में देना होता है, वो सारा डॉक्यूमेंट्री उसकी डिजाइन की फॉर्म में। तो यानी आप उसे डायग्राम्स की फॉर्म में शो करवा के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वर्जन 1.0। इस वर्जन 1.0 का मतलब क्या है? अगर आपके प्रोजेक्ट यानी जो आप एसआरएस बना के सर को दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें गलतियां हैं तो वो सर आपको कहते हैं कि इसे रिफाइन करके दोबारा सबमिट करवाएं या भेजें मुझे या मेल करें। तो यहाँ पे आप वर्जन 1.0 की जगह फिर वर्जन 1.1 करते हैं। ठीक है, इसी तरह इसे चेंज करते हैं जब तक सर सेटिस्फाई नहीं होते। यहाँ पे आपने लिखना होता है ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी के साथ आपको बताता चलूं कि जब आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो 25 बच्चे एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब 25 बच्चे सिलेक्ट करते हैं उसके बाद ग्रुपिंग के लिए एक टाइम एंड डेट आता है आपके पास कि आप जनाब ग्रुप बना सकते हैं। तो आप ग्रुप बना लिया करें। उसका फायदा ये है कि जब आप किसी से प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब आपकी जो प्राइस है वो डिवाइड हो जाती है। अगर आप सिंगल पर्सन है तो सारा जो सारे का सारी हेडेक है वो आपने खुद ने लेनी है कि आपने एसआरएस भी खुद ही बनानी है, उसे डिजाइन डॉक्यूमेंट भी, टेस्ट फेज भी, प्री फाइनल की भी तैयारी करनी है, फाइनल की भी करनी है, पावर पॉइंट स्लाइड्स, वो सारा काम आपने खुद करना है। अगर आप टीम वर्क करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है ये कि आपको एक अगर अच्छा मेंबर मिल जाए तो, वरना आपने उसका भी काम करना है। ठीक है, तो टीम बना लिया करें। सीजीपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर खुदा ना खास्ता वो लेजी पर्सन है, फेल होता है, तो वो उसका प्रोजेक्ट स्टॉप होगा, आपका कंटिन्यू ही रहेगा अगर आप वाइवा क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, आप ग्रुप बना लिया करें। यहाँ पे ग्रुप आईडी, ठीक है, ये मेरे चूंकि मैं एक सिंगल पर्सन ही था, और ये जो है वो मेरी स्टूडेंट आईडी है, और जो सुपरवाइजर का नेम है वो मुकरम शाह साहब थे। ठीक है, इनका अभी भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सेम यही है, थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद है रिवीजन हिस्ट्री। रिवीजन हिस्ट्री में क्या है जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे डेट लिखनी होती है जिस डेट को आप काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने वर्जन लिखा 1.0, एसआरएस क्यों बना रहे हैं, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन और क्या क्या इसमें जो की पॉइंट्स होंगे, जो एग्जाम होंगे वो ये होंगे। ठीक है, इसमें स्कोप होगा, फंक्शनैलिटी होगी, नॉन फंक्शनैलिटी होगी, इसकी यूज केस डायग्राम होगा, फिर यूज केस सिनेरियो होगा, और जो आपने मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट की है उसके बाद वर्क प्लान है। ठीक है, तो अडाप्टिव मेथडोलॉजी में आपने देखना है कि कौन सी आपने अडॉप्ट की है। और यहाँ पे चूंकि मैंने मुख्तलिफ दी हुई थी, सर ने फिर मुझे कहा था कि जो आपने अडॉप्ट की है या आपने करनी है आप मुझे बस वो बता दें। यहाँ पे आपने आथर लिखना होता है। अगर आथर हो दो, यानी अगर टीम बनी हो, मैक्सिमम दो बंदों की टीम बनती है, आपने यहाँ से कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे दूसरे बंदे की आपने आईडी लिख देनी है। ठीक है, ऐसे करके आपने आईडी लिख देनी है उस बंदे की भी, ऊपर भी इसी तरह उसे मेंशन कर देना है। उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट। ये चीज एक तो याद रखें कि जो आपकी एसआरएस होती है, अगर आपके सारे आपको कोई फाइल प्रोवाइड करते हैं कि ये चीजें दें, बाज दफा ये चीजें कम करवा देते हैं। डिजाइन डॉक्यूमेंट में भी इसी तरह होता है, सारे बच्चों को एक जैसा नहीं होता, बाद में वो चीजें कम करवा देते हैं, बाद में वो चीजें इतनी ही रहने देते हैं कि ये सारी की सारी आप दें। टेबल ऑफ कंटेंट में आपने यहाँ पे पेज नंबर सेट करने हैं। ठीक है, जहां जहां पे जो चीजें हैं। उसके बाद एसआरएस की डॉक्यूमेंटेशन, यानी एसआरएस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले होता है स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, फिर उसका ओवरव्यू दिया था कि ऑनलाइन जिम मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि हर बंदा फिजिकली फिट रहना चाहता है, खा वो मेंटली हो खा वो फिजिकली हो। ठीक है, वो फिट रहना चाहता है इस क्या लें कि बहुत बिजी लाइफ के अंदर।
तो वो क्या है कि अपने लिए वो टाइम नहीं इस तरह निकाल सकते कि वो किसी जिम में जाएं, ठीक है, किसी जिम में जाके वो अपना टाइम स्पेंड करें वहां पे अपने आप पे ऊपर। तो ऑनलाइन जिम मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि आपको ट्रेनर ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप अपने घर में उन सारी एक्टिविटीज को कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनर आपको गाइड करता है कि एक्सरसाइज करें, इस तरह करें, तो वो सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो एक ये टाइम कंज्यूमिंग है, आप अपने फिजिबल टाइम जो आपको अच्छा लगे टाइम, सूटेबल टाइम में आप अपना क्या करते हैं कि टाइम स्लॉट सेलेक्ट करते हैं और आप अपनी जो फिजिकली फिटनेस है उसे रख सकते हैं कंटिन्यू। उसके बाद है ओवरव्यू, इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या आता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर आप कर क्या क्या सकते हैं। उसके बाद है स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ठीक है। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन मेंबर्स एंड ट्रेनर्स, ठीक है। चेक वैलिडिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मेंबर और ट्रेनर। तो इसमें कुछ क्या थी हमारे पास, कुछ स्कोप में उसने लिखा है, ठीक है। इसका कुछ स्कोप होगा कि ये क्यों जरूरी है। उसके बाद है फंक्शनैलिटी एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो बहुत जरूरी है, जैसे किसी बॉडी के ऑर्गन, सारे के सारे बॉडी ऑर्गन का होना जरूरी है, ठीक है, तब एक इंसान अच्छा लगता है, ठीक है। अगर एक भी चीज कम हो तो वो मुकम्मल फंक्शनैलिटीज के साथ वो फुलफिल नहीं होती। तो यहाँ पे क्या था जी, कमेंट गुड ही आया था, लेकिन उन्होंने सर ने क्या कहा था कि ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टर उन्होंने लिखा हुआ आगे कि इसमें एक एडमिन मॉड्यूल है, एक ट्रेनर है, एक यूजर है। एडमिन क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है सबको। ट्रेनर क्या करता है कि ट्रेनी को टाइम दे सकता है, उसे सिलेक्ट कर सकता है। और जो यूजर था यानी ट्रेनी जो था खुद, वो ट्रेनर को भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। एडमिन इन दोनों को मैनेज कर सकता है, यानी यहाँ पे ये कुछ चीजें थी। इसमें जो होता है एडमिन होता है और ट्रेनर होता है, ये सुपर यूजर होते हैं, यानी ये दोनों काम कर सकते हैं। ट्रेनर भी अपनी पसंद का यूजर भी सिलेक्ट कर सकता है अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर सर ने बताया, अगर नहीं है तो आप इसे नहीं सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें फुलफिल करना जरूरी नहीं होता, यूजर अपनी आसानी के लिए इन चीजों को अपनाता है। जैसे कि उसका स्टार्टअप टाइम, वेबसाइट आपकी लॉन्च होने में कितना टाइम लेती है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स कब देती है। उसके बाद सर्च की स्ट्रेटजी। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स बनती हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। अब ये चीजें क्या है कि यूजर अपनी आसानी के लिए करता है कि अपनी वेबसाइट को डिजाइन करता है, खूबसूरत बनाता है। उसके बाद उसके अंदर कोडिंग इस स्टाइल में करता है कि जो वेबसाइट आपकी लॉन्च होने में कम से कम टाइम ले। उसके बाद सर्च यूजर करे तो उसे रिजल्ट जल्दी मिले, या सर्च बार अच्छी होनी चाहिए। ये चीजें यूजर्स, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। यूजर को अगर एक प्रॉपर सादी सी वेबसाइट भी अगर काम करती मिले तो वो उसके ऊपर भी काम कर लेगा, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से यूजर इन चीजों को इस्तेमाल करता है, यानी जो बंदा इस वेबसाइट को बना रहा है वो इसे इस्तेमाल करता है। ये चीजें नॉन फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद है यूज केस डायग्राम। इसमें आपने जो मॉड्यूल होते हैं वो बाहर रखने हैं बॉक्स से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनके वर्क जो वो कर सकते हैं, उनकी एंटिटीज यहाँ पे लिखनी होती हैं इस बॉक्स के अंदर, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, कि एडमन और यूजर जो है वो लॉगिन भी कर सकते हैं, वो रिजर्व भी करवा सकते हैं। ये यूज केस सर ने चेंज करवाई थी मुझे, उसने उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ चीजें जो हैं वो एक्स्ट्रा है, अगर या जो दोबारा दोबारा आएगी हैं वो डिलीट कर दो, और इसमें जो कुछ चीजें सेट करने वाले सेट करके मुझे भेजो। तो ये मैं आप लोगों को पावर पॉइंट की जब स्लाइड शेयर करवाऊंगा तो उसमें मैं, अगर ये मैंने ऐड की हो तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके बाद यूज के सिनेरियो, यहाँ पे उसने सर ने कहा था कि एक एक चीज को एक एक बंदे के लिए डिफाइन करवाएं, ठीक है। जैसे कि अथॉरिटी एडमिन की है तो एडमिन क्या कर सकते हैं, एडमिन को उसकी आईडी दी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दी और यहाँ पे उसके काम लिखे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है एक। इसी तरह यूजर की होगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया था कि यूजर भी, एडमिन भी और ट्रेनर भी, लेकिन ये एक एक करके आपने ये देनी है, ठीक है, अलग अलग से इनकी एक डायग्राम्स बनानी है। उसके बाद है हमारे पास एडाप्टिव मेथोडोलॉजी। इसमें क्या था कि सर ने कहा था कि मेंशन करें जस्ट वन मॉडल, ठीक है, और उसे ही आपने फिर डिफाइन करना है कि आपने उस मेथड को चूज क्यों किया है। तो यहाँ पे कुछ जो मेथड्स थे वो ये थे कि व्यू प्रोसेस मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मॉडल थे, इंक्रीमेंट मॉडल। तो इनमें से मैंने व्यू प्रोसेस मॉडल इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये कुछ वी शेप मॉडल, कुछ मॉडल्स को पहले मैंने लिख दिया था, उनकी तस्वीर दे दी थी,
और साथ में फिर यहाँ पे मैंने अपना जो मेथड इस्तेमाल किया वो हालांकि यहाँ पे मैंने बताया भी था, लेकिन सर ने कहा है कि सिर्फ जो आपने ऊपर जो जो सारे मेथड बताए हैं ना कि इनमें क्या क्या काम थे और ये क्यों जरूरी है, ये क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद अडाप्टिव आपने सिर्फ लिख देना था। ठीक है, तो ये एक बैड कमेंट नहीं है, सिर्फ सर ने बताया है कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल किया और उसे क्लैरिफाई करें। तो ये जी मेथड इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद इसका रीजन भी बताया गया था। ठीक है, तो ये सारे यही इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई नहीं पैल्गोरिज्म का चक्कर बनता। बेशक आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर दें तब भी चल जाएगा काम। उसके बाद है वर्क प्लान। वर्क प्लान क्या होता है कि आपने कब एसआरएस शुरू की, कब तक वो खत्म होगी, कब डिजाइन डॉक्यूमेंट शुरू करेंगे, कब वो खत्म होगा, और कब उसके बाद टेस्ट फेज होगा, कब फाइनल डिलीवरेबल होगा। तो ये सारा का सारा आपने एमएस प्रोजेक्ट के अंदर बनाना होता है। और यहाँ पे कमेंट आपको नजर आ रहा है कि गुड है। ठीक है, तो ये आप ये भी अगर आप किसी एक दोस्त ने अगर बना लिया तो आप भी उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एल्गोरिथम का चक्कर नहीं बनता। लेकिन अगर आपने ये डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप एक एमएस सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस ही है, यहाँ पे आगे जी ऑफिस, इस ऑफिस के सेटअप को आप इंस्टॉल कर लें। इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक तो इसके अंदर एम एस ऑफिस है, ठीक है, जो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एम एस ऑफिस 2016 प्रो वर्जन में है ये। दूसरा इसमें क्या है कि विजियो भी है, एम एस विजियो के अंदर आपकी डिजाइन डॉक्यूमेंट बनेगी सारी की सारी। तीसरी चीज है प्रोजेक्ट, एम एस प्रोजेक्ट भी इसी के अंदर है। और चौथी चीज ये है कि ये ऑटो एक्टिवेटेड है, यूं ही आपका सेटअप एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो वो यानी आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती जाएगी तब आपका ये ऑटो एक्टिवेट हो जाता है एंड के ऊपर। तो ये आपको टोरेंट साइट से मिल जाएगा। अदरवाइज इसी सारे को इसी तरह कॉपी करें और गूगल के अंदर पेस्ट करेंगे तो मुख्तलिफ आपके पास लिंक्स आ जाएंगे, कहीं से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर भी बाकायदा मैंने वीडियो बनाई हुई है कि टोरेंट से आप किस तरह फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी एमएस ऑफिस ही डाउनलोड करना सिखाया है और किस तरह आप उसे फिर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो वो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस चूंकि आसान होता है तो आपने सिर्फ वहाँ से डाउनलोड डाउनलोड करना सीख लेना है। तो इसकी मेमोरी आपको नजर आ रही होगी कि 2.16 जीबी का है ये। ठीक है, तो ये आपने जेन में रखना है। अदरवाइज आप क्या करें कि कोई और सिर्फ एमएस प्रोजेक्ट कोई डाउनलोड कर लें। फाइल हॉर्स है, एक साइट है अच्छी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सी नेट है, मुख्तलिफ साइट्स हैं, गूगल करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा साइट्स आ जाएंगी, किसी भी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जी एसआरएस के अंदर। तो आप इसे देख के बना सकते हैं एक आसानी के साथ अपनी एसआरएस। और फिर मैं आपके साथ किसी दिन अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, उसके बाद फिर फाइनल पावर पॉइंट की स्लाइड्स। और ताकि आप लोगों को परेशानी ना बने कि आपने अपनी एसआरएस किस तरह बनानी है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट किस तरह बनाना है, और उसके बाद फिर फाइनल की जो है वो पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह किस तरह बनानी होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जल्द चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।